निजीकरण का। इस निजीकरण के मुद्दे को लेकर हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, आइए जानते हैं जो निजीकरण का मुद्दा है उसको लेकर इनका क्या कहना है। जी लक्ष्मीकांत जी, आपका स्वागत है इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। जो देश में निजीकरण का जो मुद्दा चल रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए साहब, देश में जहाँ तक निजीकरण का मामला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है, ये निजीकरण का बवाल खड़ा किया हुआ है इन्होंने। मैं इसको निजीकरण नहीं कहता, मैं इसको कुछ व्यक्तियों का व्यक्तिकरण कहता हूँ। निजीकरण एक अलग मामला होता है। निजीकरण में पूरा हिंदुस्तान का जो नागरिक है, पूरे हिंदुस्तान की जो जनता है, जो भी लोग हैं वह सारे बराबर के होते हैं और सबको समान हिस्सेदारी मिल जाती है। किसी की छोटी कंपनी है, किसी की बड़ी कंपनी है, उसको उसके बराबर का मिलता, तभी ये बात बनती है कि हाँ निजीकरण है। लेकिन यहाँ तो एक मापदंड तय किया गया, एक बात तय की गई कि नरेंद्र मोदी के जो सखा हैं, नरेंद्र मोदी के जो साथी हैं, अंबानी साहब हैं, अडानी साहब हैं, रामदेव जी हैं, महान संत कहे जाते थे किसी टाइम में, थे इसलिए कह रहा हूँ कि वो संत वो नहीं हैं, अब वो व्यापारी हैं। और विजय माल्या साहब हैं, कुछ इस टाइप के लोग हैं, 10-20 घराने हैं। उनको पूरे देश की संपत्ति, पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति इन लोगों के नाम करनी है, इनको देनी है। ये निजीकरण नहीं है, ये व्यक्तिकरण है। और मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कदम उठाया है, ये भारतीय जनता पार्टी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमा लेगी साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मुफ्त में आज के टाइम में कोई किसी को दमड़ी नहीं देता, ये पूरा हिंदुस्तान कहाँ से दे देंगे। तो अंबानी से, अडानी से जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी जी कुछ ना कुछ लिए बैठे होंगे या कुछ ले रहे होंगे। जैसा कि आम चर्चाएँ हैं, कोई मेरे पास इनका लिखित डाटा तो नहीं, लेकिन आम चर्चाएँ हैं कि इनके चुनाव का खर्च इन लोगों ने दिया है, उसकी वसूली वो कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वो पिछला मामला है, आगे के लिए भी जाहिर तौर पर जो सरकार है वो कुछ ना कुछ ले रही होगी। इसीलिए इसको निजीकरण के नाम पर ये व्यक्तिकरण किया जा रहा है। हिंदुस्तान की संपत्ति को, जिसको कभी राष्ट्रीयकरण किया गया था, देखिए बड़े मजे की बात है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी अभी 31 अक्टूबर को जयंती थी, इंदिरा गांधी जी का उस दिन बलिदान दिवस था, ये दो ऐसी महान शख्सियत हैं कि दोनों राष्ट्रीयकरण का एक प्रतिबिंब है, एक चिन्ह है राष्ट्रीयकरण के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की रियासतों का राष्ट्रीयकरण किया था। जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त देश रियासतों में बटा हुआ था, कोई कहीं का राजा था, कोई कहीं का राजा था। वल्लभ भाई पटेल ने सही मायने में हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनाया था चाणक्य के बाद, या चाणक्य ने बनाया था एक राष्ट्र हिंदुस्तान को, या फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के हिंदुस्तान के अंदर फैली तमाम रियासतों को तोड़कर एक राष्ट्र बनाया जिसका नाम हिंदुस्तान, सही मायने में हिंदुस्तान बना। उसकी जयंती ये लोग मनाते हैं और उसके आदर्शों को ये धूप दिखाते हैं। कांग्रेस को कोसते भी हैं, चलो कोसी है, वो गुजरात के थे इसलिए उसकी, सिर्फ इसलिए। देखिए किसी व्यक्ति का सम्मान आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो मोदी साहब कि वो गुजरात से थे, इसलिए वो महान थे। चलो फिर भी मैं नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ इस मामले में कि कांग्रेस के किसी नेता को उन्होंने महान तो माना। वो नेहरू साहब को, इंदिरा जी को, राजीव जी को तो गालियाँ देते हैं, लेकिन कम से कम वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने एक नेता माना, महान व्यक्ति माना। वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस में रहकर उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। उस व्यक्ति ने, जिसकी आप जयंती मनाते हो, जिसके आदर्शों पर चलने की आप बात करते हो, वो राष्ट्रीयकरण पर जाता है, निजीकरण से राष्ट्रीयकरण पर जाता है। और नरेंद्र मोदी राष्ट्रीयकरण से व्यक्तिकरण पर जाता है, व्यक्ति को संपत्ति बेचता है। दूसरा है श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जब वो प्रधानमंत्री बनी, हिंदुस्तान की जो संपत्ति थी वो निजी घरानों में बंटी हुई थी, जैसे आज ये बांट रहा है भाई मोदी भाई, जैसे बांट रहे हैं, ऐसे ही निजी संपत्ति जो है वो कुछ चुनिंदा लोगों में बंटी हुई थी। वहाँ पर क्या था कि सामाजिक समानता की जो आज हम बात करते हैं, देश के अंदर सामाजिक असमानता का ढांचा था, समानता कहीं नहीं थी, कोई गरीब कोई अमीर। इंदिरा गांधी जी एक नारा लेकर के आई थी कि देश से गरीबी मिटानी है, और उसके लिए जरूरी सबसे पहले क्या था कि जो संपत्ति थी उसका बंटवारा कहीं ना कहीं निजी हाथों से लेकर के राष्ट्र की संपत्ति घोषित किया जाए। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इंदिरा जी ने नदियों का राष्ट्रीयकरण किया। बहुत से ऐसी इश्यूज हैं जिनका राष्ट्रीयकरण, जो जिनके पास अलग अलग थी, जो बंटी हुई थी संपत्ति, उनका राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था और वो राष्ट्रहित में किया था। अदरवाइज तो आप देखिए अंबानी क्या है और आप और हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या हमारा कोई मुकाबला हो सकता है? क्या कभी भी नहीं हम कर सकते वहाँ पर।
तो इसलिए ये जरूरी था राष्ट्रीयकरण। आज देश 1947 में आज़ाद होता है साहब, 2014 में आते आते हमें 67 साल लगते हैं देश को खड़ा करने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो 67 साल का सफ़र 6 साल में तय कर दिया 2014 से वापस 1947 में जाने के लिए। ये साहब निजीकरण है। इस देश के अंदर निजीकरण का मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। मेरा एक सवाल है कि जो जैसा कि आम लोग और सरकार खुद कहती है कि सरकारी जो महकमे में जो कर्मचारी हैं या अधिकारी वो काम नहीं करते, तो ये निजीकरण क्या सही नहीं रहेगा? देखिए साहब, आदमी तो वही रहेगा भाई। अगर वो सरकारी कंपनी में है, सरकारी कर्मचारी है, तब भी वही व्यक्ति है, वही सुनील कुमार है, वही लक्ष्मीकांत शर्मा है, वही संजीव कुमार है। वो प्राइवेट कंपनी में जाएगा तो भी वही सुनील है, वही संजीव। क्या फर्क रह जाता है प्राइवेट में जाने से? फिर काम होता है, फिर काम होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी कर्मचारी भी काम करता है। और ऐसी बात कहना सरकार के लिए लानत की बात है, सरकार के मुखिया के लिए लानत की बात है। यार, ये सरकारी कर्मचारी है जो हिंदुस्तान को यहाँ तक लेकर के आया है। ये सरकारी कर्मचारी है जिसने अपने खून पसीने से पूरे हिंदुस्तान को सींचा है। नरेंद्र मोदी ने सींचा है क्या? नरेंद्र मोदी तो खुद कहता कि मैं बचपन में चाय बेचता था, चाय बेचते बेचते घर जो सरकार कहती है सरकार में कितनी मतलब लानत की बात है कि सरकार खुद कहे कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता। पहले भी सरकारें रही हैं, 2014 से पहले भी सरकारें रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की खुद सरकार रही है। आप छोड़ दीजिए कांग्रेस की बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। अगर सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, अगर निजीकरण इतना अच्छा होता तो वाजपेयी जी भी कर सकते थे भाई। वो कोई बुरे इंसान नहीं थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो राष्ट्र के हित में चलते थे। उन्होंने कभी व्यक्तिगत राजनीति नहीं की। तो अगर सरकारी कर्मचारी इतना बुरा था तो वो भी इसका निजीकरण कर सकते। ये एक बहाना है। अपने मित्र, देखिए वही बात है ना कि आपने किसी आदमी को घर से निकालना है, उसका कसूर कोई नहीं है, आप कोई ना कोई बहाना ढूंढोगे। ये सिर्फ एक बहाना है। और अगर इसको सच मान भी लिया जाए, देखिए 100% कहीं पर नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि 90 से 95%, 90% जो सरकारी कर्मचारी है किसी भी महकमे का है, वो ईमानदारी से काम करता है। चूक हर इंसान में होती है, हर जगह पर होती है, व्यक्ति में भी होती है, समाज में, सोसाइटी में, सब जगह होती है। लेकिन इसका मतलब व्यक्ति, पूरी जो जाति है, पूरा सोसाइटी है, पूरा देश खराब नहीं हो जाता। और दूसरी बात, मैं इस प्रश्न का एक और तरीके से जवाब दूंगा। अगर सरकार या आम आदमी की ये राय है, सरकार कहते हैं कि कर्मचारी काम नहीं करते, निजीकरण करेंगे तो वो काम कर लेंगे, तो ये किसका दोष है कि मेरे दफ्तर में काम करने वाले 10 आदमी, अगर मैं उन 10 आदमियों से काम नहीं ले सकता तो मुझे मालिक बनने का हक ही कोई नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये मानना है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता, तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में रहने का भी कोई हक नहीं बनता। क्योंकि जो सरकार अपने मातहत कर्मचारियों से काम ना ले सके और काम ना ले खुद, नकारापन खुद है। मैं यहाँ कर्मचारी का नकारापन नहीं मानूंगा, मैं यहाँ मानूंगा कि ये नकारापन जो है वो सरकार का है। सरकार अपने कर्मचारी से तो काम नहीं ले सकती और कंपनियों को बेचने की बात करती है। कैसा अजीब मामला है यार। एक बात कहना चाहूँगा, जो विदेशों में भी निजीकरण है, अगर भारत में अगर ऐसा होता है तो उसमें क्या दिक्कत है? एक बात देसी कहावत है हरियाणा की, पता नहीं आप लोगों ने सुनी नहीं सुनी, कि कौवा चला हंस के चाल अपनी भी भूल बैठो। भैया अपनी चाल चल लो। अब आप विदेशों की बात करते हैं, फिर आप कहेंगे कि व्यक्तिगत बात नहीं करनी, लेकिन जहाँ तक मामला आता है व्यक्तिगत ही आ जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि विदेशों में वो जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, ब्रिटेन, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे, फ्रांस जाते हैं। भाई विदेशों के अंदर ठीक है, अच्छी बात है, निजीकरण है, मैं मानता हूँ, वहाँ पर भी है, बहुत ज़्यादातर कंपनीज में निजीकरण है। लेकिन विदेशों के मामले में अगर आप निजीकरण का बराबरी देख रहे हो तो बाकी मामले में देखो, कौन सा ऐसा देश पूरी दुनिया में भारत को छोड़कर जहां पर 20 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना के लिए घोषित होता है और एक आदमी की जेब में चवन्नी नहीं जाती, एक नगद पैसा किसी व्यक्ति को मिला हो हिंदुस्तान के अंदर, तो मैं राजनीति में दोबारा शक्ल नहीं दिखाऊंगा किसी चैनल पर। सरकार के दावे हैं कि ये पहुंचा है लोगों तक। एक आदमी बताए, किसी कैश लोन की बात नहीं कर रहा, 2000 4000 लोन की बात नहीं, एक आदमी ये बताए कि मुझे, देखिए साहब, उनका कहना वो सिर्फ कागजों में है, आंकड़े सिर्फ कागजों तक है। दूसरी बात, कौन सा ऐसा देश है कोरोना महामारी के दौरान अरबों रुपए का चंदा जनता से इकट्ठा किया गया हो पीएम केयर फंड के नाम पे और उसका हिसाब कभी ना दिया गया हो? बताइए कौन सा देश है? कौन सा ऐसा देश है हिंदुस्तान के अलावा जहां जाति और धर्म पर रोज लोगों को लड़वाया जाता है?
कौन सा ऐसा देश है जहां सुबह उठकर मुसलमान शाम को उठकर हिंदू की बात भारतीय जनता पार्टी करती है? ऐसे किस देश में होता है भाई? अगर आपको मुकाबला करना वहां भी कीजिए। देखिए, फ्रांस शायद एक देश है, मेरे मित्र वहां पर हैं, उन्होंने मुझे बताया था नगद पैसा हर परिवार को, जैसे यहाँ घोषणा की गई थी ना, ये कहते हैं, देखिए मैं कुरुक्षेत्र की बात करता हूँ, मेरे पास अभी भी वो पड़ी है जो इनका एक लिंक है कोई साथी का, कि विधायक कहते हैं कि 1,64,000 कुछ राशन कार्ड पे राशन बांटा गया। इतने राशन कार्ड तो शहर में सारे ही हैं यार, उनमें तो मैं भी हूँ। मेरे को तो आज तक एक पैसा नहीं मिला, एक चवन्नी नहीं मिली, एक पैसा का राशन नहीं मिला। आप बताइए आपको मिला हो? ये भाई खड़ा है, 3 तो हम खड़े हैं, बताओ किसी को मिला हो? यहाँ किसी से पूछिए भी किसको सरकार ने नगद पैसा दिया? आप क्या कर रहे हो? चंद लोग आपने छांट लिए, उन्हीं को बार बार आए हैं, ये बात पता चलेगी है, लेकिन किसको मिला है? प्राइवेट संस्था जाती है, वो भी उसी को राशन डाल देती है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी जाकर के वहाँ डाल देते हैं। उसका लाभ क्या है? 1,64,000 16,000 शायद था वो आंकड़ा, मैं देख के बता भी दूंगा उसको, कि 1,16,000 करीब राशन कार्ड धारकों को राशन मिला है। भैया 3 तो हम खड़े हैं, आपको मिला तो आप बताओ, मुझे तो नहीं मिला, इस भाई को नहीं मिला, मैं जानता हूँ। तो किसको दिया आपने? वो सब सरकारी आंकड़े हैं। दूसरे देशों ने क्या किया है, जैसे राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि ये जो राहत पैकेज है ना, ये पैकेज ना बनाओ, इसके पैकेट मत बनाओ, इसके डायरेक्ट आप जितने जब तक कोरोना चलता है, हमने खुद मांग करी थी, मैंने खुद कहा था कि जब तक कोरोना काल है, जब तक कोरोना चलेगा, 10,000 रुपये प्रति परिवार सरकार दे, अकाउंट में डायरेक्ट डाले, नगद दे। सामान की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामान तो बार बार वहीं जा रहा है, वहीं जा रहा है, वहीं जा रहा है, उसका लाभ कोई नहीं है। तो काहे का, किस बात का भाई? कौन सा ऐसा देश है? अब मुकाबला करना चाहते हो दूसरे देशों से? मुकाबला अगर करना है ना भाई, तो हर मामले में कीजिए। मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री सबका होता है, हिंदुस्तान का होता है, हर व्यक्ति, मेरा भी है, मैं बेशक कांग्रेस का आदमी हूँ, लेकिन इस देश का बेटा हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। उतना ही सम्मान मैं भी करता हूँ, उस चेयर का सम्मान करता हूँ जो प्रधानमंत्री की चेयर है। आप काम कीजिए ना, गेटअप क्यों चेंज करते हो? गेटअप आदमी को कब चेंज करना पड़ता है? कब चेंज करना पड़ता है? जब लोगों को उसका पहला रूप पसंद नहीं आता। अगर लोगों को लक्ष्मीकांत शर्मा दाढ़ी में अच्छा नहीं लगता तो क्लीन शेव हो गया, लोगों को क्लीन शेव नहीं अच्छा लगा, दाढ़ी में आ जाएगा। मतलब आप लोगों की सोच को बदलने की बजाय खुद को क्यों बदल रहे हो? आप अपने प्रति लोगों की सोच बदलिए, आप लोगों को दिखाइए कि हाँ मैंने ये काम किया है। आप जाइए विदेशों के नाम पर, लेकिन विदेशों को मामले में अगर बराबरी करनी है, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये राजनीतिक बात नहीं है, भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं हर देश की। हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ आज ऐसी नहीं है कि हम इस मामले में उन देशों का बराबरी कर सकें। कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं कि वो दूसरे देश हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें में नहीं कर सकते वो। तो जरूरी थोड़ी है हर मामले में हर आदमी बराबर होगा यार, ये तो कुछ जरूरी नहीं है। किसी के अंदर कोई गुण है, किसी में कोई क्वालिटी है। जी बिल्कुल, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है सरकार का, आपका क्या कहना है? काहे का आत्मनिर्भर भाई? काहे का आत्मनिर्भर? आत्मनिर्भर बनाया था कांग्रेस ने, उसका रिजल्ट बताता हूँ आपको मैं। कई लाख करोड़ रुपए का चंदा कोरोना के टाइम में प्रधानमंत्री लेकर डकार गए इसलिए कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया। बांटा कहाँ जाता है वो? विजय माल्या को बांटा जाता है, रामदेव का कर्जा माफ़ किया जाता है, आपका नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इनके कर्जे माफ़ किए जाते हैं। लाखों करोड़ रुपए का चंदा कोरोना काल में हिंदुस्तान का आम आदमी, आम नागरिक देता है, हिंदुस्तान का व्यापारी, छोटा कर्मचारी, दुकानदार देता है, उसका आप हिसाब कोई देते नहीं हो। अब मेरा प्रश्न ये है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सीधा प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि नारा प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है, आत्मनिर्भर का नरेंद्र मोदी का नारा है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ मोदी साहब से कि साहब, अगर भारत आत्मनिर्भर ना होता, भारत आत्मनिर्भर ना होता तो लाखों करोड़ रुपए का चंदा आपके फंड में कैसे पहुंच जाता भाई? मैं दान कब दूंगा भाई? मेरी जेब में 100 रुपये है तो 50 दान दे दूंगा ना, तो आपको तभी तो मिलेंगे, तभी तो दिए हैं। हाँ, ये आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, लेकिन किन को? अंबानी को, अडानी को, रामदेव को, विजय माल्या को, मेहुल चोकसी को, और जो इसके मित्र प्यारे हैं, ये उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये तो अब जनता बोल रही है, सबको पता चल चुका है। अब आप हर चीज़ का निजीकरण कर रहे हो। कल को देखिए एक निजीकरण का मामला और आता है साहब, मैं थोड़ा सा ये आपको बताना चाहूँगा कि आपके माध्यम से, क्योंकि चैनल आपका
बहुत भगवान के दया से तरक्की कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, तो जनता तक ये मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो लोक दल की सरकार हो, सरकार जनहित के लिए बनती है, सरकार जन कल्याण के लिए बनती है, सरकार व्यापार के लिए नहीं बनती। आप कहते हो कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता, फलाना काम नहीं करता, घाटा बढ़ गया। यार सरकारें कब से व्यापारी करने लगी? ये तो बड़ा, देखिए आप समझिए, जनता को समझाइए, जनता समझेगी इस बात को कि जब देश का प्रधानमंत्री व्यापार की भाषा बोलता हो तो देश का क्या होगा। सरकार का पहला काम है जनहित के काम करना, जन कल्याण के काम करना, जिन चीज़ों का फ़ायदा लोगों को। अब रेलवे को आपने प्राइवेट कर दिया, 159 ट्रेनें भी आपने हाल फिलहाल में की हैं। अब सोचिए रेलवे की, जिस रेलवे के अंदर देश का गरीब मजदूर सफ़र करता है, जब वो सारी ट्रेनें प्राइवेट चली जाएंगी, कर सकेगा क्या? वो तो अपने हिसाब से किराया लेंगे भाई। और जहाँ तक इकोनॉमी का फ़र्क है वो आज भी है, आज भी एसी ट्रेन अलग है, एक्सप्रेस ट्रेन अलग है। पहले देश की संपत्ति निजी हाथों में थी और व्यापारी थे, व्यापारियों के हाथ में थी, वो राष्ट्रीय संपत्ति नहीं थी। उसी को मैं, क्योंकि उससे क्या था कि सामाजिक असमानता थी, गरीब और अमीर की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अमीर था या गरीब था, वो हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो नहीं थे। तो ये निजीकरण जो इसीलिए ख़त्म किया गया था उस टाइम पे कि देश में समानता है, सामाजिक समानता है। आज निजीकरण के बहाने देश की सामाजिक समानता को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बात कहकर मैं इस बात पर आना चाहूँगा कि ये जो मैंने कहा था कि सरकारें निजीकरण या राष्ट्रीयकरण एक अलग मामला होता है, लेकिन जन कल्याण एक अलग मामला होता है। सरकार गरीब आदमी के लिए बनती है। हॉस्पिटलों में कौन, सरकारी अस्पताल में कौन जाता है भाई? जो गरीब आदमी है वो जाएगा। बड़ा तो बड़े बड़े मेदांता में जाएगा, वो तो फोर्टिस में जाएगा, वो तो अल्केमिस्ट में जाएगा, वो यहाँ क्यों जाएगा? इसी तरीके से छोटा मजदूर जो होता है, छोटा मजदूर तब वो छोटी ट्रेनों में सफ़र करता है, वो पर उसमें जो है गाड़ियों, सरकारी गाड़ी में सफ़र करता है। तो सरकार का फ़र्ज बनता है इन लोगों का ध्यान रखना, ये नहीं कि अपना ध्यान रखने के लिए इन लोगों के हितों को बेच दें। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से फिर अनुरोध करता हूं कि इस देश के बारे में सोचिए, देश के उस गरीब के बारे में सोचिए जो निचले तबके पर बैठा है। आप दो तबके मत बनाइए देश में, बिल्कुल या तो ऊपर और या बिल्कुल नीचे। एक तीसरा तबका भी है जो मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं, उसको भी जीने का हक है, उसको भी जीने दीजिए। और मैं फिर अनुरोध करूँगा कि इसका घाटे में चल रही कह के इनका निजीकरण मत कीजिए। ये घाटे में क्यों चल रही हैं इस बात पर जाइए और उनको घाटे से फ़ायदे में सरकार लेकर के आए तो मैं मानूंगा, अदरवाइज तो भाई भारतीय जनता पार्टी देश बेच रही है। ये थे कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेता लक्ष्मीकांत शर्मा जी। जैसा कि इनका कहना है कि निजीकरण जो देश के लिए है नुकसानदायक है। कुरुक्षेत्र से सुनील कुमार। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट